सो शुरू कर रहे हैं बेटा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सभी को। आइए शुरू करते हैं। तो तेज ही तो बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता तेज। ठीक है, तुम सब कह रहे हो तो हो सकता है सही कह रहा हो। एक तो तुम अपना एक्चुअली क्या इसमें दो चीजें हैं, मैं बताऊं क्या क्या। देखो ऐसा है कि सबकी आवाज अलग अलग होती है, लेकिन इस क्लासरूम की दिक्कत है ये। जैसे मैं रघुनाथ, यहाँ का आवाज दबती है, यहाँ जो व्यवस्था ऐसी है, यहाँ आवाज दबती है, ये बात सही है। मैं बोल रहा हूँ रघुनाथपुरा हम लोग बोलते हैं ना, तो आवाज खुलती है वहां, और मैं इससे भी धीरे बोलता हूँ तो भी आवाज खूब जाती है। और यहाँ जो उसी लय ताल में बोलता हूँ तो यहाँ आवाज दबती, जगह का फर्क है, इसलिए आवाज बढ़ा दी नहीं आप। और इसलिए यहाँ के बच्चों से रिक्वेस्ट की जाती है अपने कान खुले रखें, ठीक है। हाँ चलो बेटा, अब शुरू कर रहे हैं अपन। वो क्या माइक पीछे लेके, एक माइक यहाँ पर भी चाहिए। चलो आगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कल अपना टेस्ट भी है। टेस्ट के अंदर सिंपल मीडियम टाइप का पेपर है, क्योंकि 20 प्रश्न तो उसमें जो भी अपन 2-4 दिन में पढ़े हैं उसमें से आएंगे, और आपको इसमें बोटनिकल नाम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन वगैरह वहां से आएंगे, तो आप सभी लोग सही कर आओगे। कौन सी विधि में 15% पौधे अधिक लगते हैं? षटभुजाकार को हेक्सागोनल कहते हैं। कौन सी विधि में लगभग दुगुने पौधे लगते हैं? एस्टाइरोप्सिस। क्विनकम्स, उसको क्या कहते हैं? क्विनकम्स विधि कहते हैं। ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़े। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि फेमस है? समोच्च या कंटूर विधि फेमस है, ऐसा अपने को तो जो है पता रहना चाहिए। इसके अलावा पूछे आइसोलेटरल ट्राइएंगल किसको कहते हैं? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार को कहते हैं ट्राइएंगुलर। इक्विलेटरल ट्राइएंगल किसको कहते हैं? षटभुजाकार को इक्विलेटरल ट्राइएंगल। मीडो ऑर्चार्ड किससे संबंधित है? अमरूद। कितनी दूरी रखते हैं? क्या तुमको पता रह जाएगा? शाबाश। तो ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था नर्सरी का मुख्य रोग कौन सा है? आर्द्र गलन को अपन क्या कहते हैं? और बोलो डैम्पिंग ऑफ। इसका जो मुख्य कवक है पीथियम, हाँ रिपीट करो, पीथियम अफेनिडर्मेटम। पीथियम अफेनिडर्मेटम नर्सरी भूमि के निर्जमीकरण के लिए क्या काम में लेते हैं? फॉर्मेलिन। क्या काम में लेते हैं? या फिर जो फॉर्मेलिन। एक दवाई और थी जिसको अपन क्या कह रहे थे? वेपम। और वेपम का पूरा नाम जो तुमको याद नहीं करना था वो क्या है? क्या बात कर रहा हूँ, तुमको तो याद भी हो रहा, मेरे बाद में रिपीट करना, ठीक है। सोडियम एंड मिथाइल डाइथायोकार्बोनेट डिहाइड्रेट। गुड। बार बार पढ़ने से अच्छी अच्छी चीजें याद हो जाती है, इस बात का सबूत, ताकि तुम भी 2-3 दिन में तुमको भी याद हो जाएगा। अभी 2 बार जाते जाते और रिपीट करेंगे। जितनी अपन उस पर मेहनत कर रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गर्मी के मौसम में कौन सी क्यारी बनाई जाती? समतल को कहते हैं फ्लैट। अच्छा, बारिश के मौसम में कौन सी क्यारी बनती है? ऊंची क्यारी, उसको कहते हैं रेस बेड। सर्दी के मौसम में कौन सी क्यारी बनती है? गहरी को कहते हैं संकेन। संकेन क्या कहते हैं? संकेन। संकेन कह दो या संकेन कह दो, गहरी क्यारी। सामान्यतया सब्जियों को कितना एरिया चाहिए 1 हेक्टर के लिए? प्याज को कितना चाहिए? क्या है तुमको याद है? गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगला जो अपना शब्द है वो है पौध प्रतिरोपण। क्या है बेटा? बात ऐसी है कि भाई पौध प्रतिरोपण को अपन अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। अब ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कि सब्जियों की हम लोग नर्सरी तैयार कर रहे हैं, ये सब्जियों की एक क्यारी है, ये सब्जियों की एक क्यारी, और ये है सब्जियों की दूसरी क्यारी,
और ये है नहीं, ये है खेत। ये सब्जियों की एक क्यारी को कहते हैं बेड, दूसरी क्यारी भी क्या है बेड, 1 2, और ये तीसरे नंबर पे खेत है। खेत को अपन क्या कहते हैं फील्ड। तो नर्सरी में हमने पौधे तैयार करे, पेन को नीचे रख, नर्सरी में हमने पौधे तैयार कर रहे हैं, तो हम नर्सरी से जो पौधों को खेत में लगाते हैं उस क्रिया को ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। मतलब नर्सरी से पौध को खेत में लगाने की क्रिया को अपन ट्रांसप्लांटिंग। कई बार क्या होता है कि देखिए डबल ट्रांसप्लांटिंग एक शब्द चलता है, डबल ट्रांसप्लांटिंग, 2 बार ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। मतलब 20 दिन पौधे इसमें रखते हैं, 20 दिन सेकंड नर्सरी में रखते हैं, उसके बाद में खेत में लगाते हैं। इसके लिए एक शब्द काम में आता है, इसको कहते हैं प्रीकिंग। क्या कहते हैं? प्रीकिंग शब्द अभी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में और फर्स्ट ग्रेड में 2 बार आया है। ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 बार इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं कि युवा पौध को, मतलब छोटी जो यंग सीडलिंग होती है उसको एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाने को क्या कहते हैं? प्रीकिंग कहते हैं। अपने को ध्यान रखना। जबकि पौध प्रतिरोपण हम किसको कह रहे थे कि पौध को, छोटे पौधे नहीं होते क्या पौध, उनको छोटे पौधे, पौध को सेपलिंग कहते हैं। सेपलिंग कह दो इनको, चाहे सीडलिंग कह दो, एक ही बात है, सीडलिंग या सेपलिंग। तो पौध को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया, नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो लगाने की क्रिया हो गई, अच्छी बात। दूसरा आप यहां देखोगे स्टूडेंट्स, अब इसकी उपयुक्त उम्र एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि भाई उपयुक्त उम्र क्या है, कि भाई कौन से पौधे को कब हम लोग ट्रांसप्लांट करें। तो उसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, जितने भी फल होते हैं ज्यादातर, उन सभी फलों को जब वो 1 से 1.5 वर्ष के हो जाते हैं तब अब उनको खेत में लगा देते हैं, पहली बात। लेकिन इसका अपवाद है पपीता। पपीता जो क्रॉप है वो तो वैसे भी 1 साल की ही फसल होती है, तो उसको हम लोग 1.5 से 2 महीने की उम्र में हम लोग खेत में लगाते हैं। इसको कह सकते हैं 45 से 60 दिन। तो 45 से 60 दिन की उम्र में पपीता को खेत में लगाया जाता है, क्योंकि पपीता का पौधा तुमने देखा साल में तो खत्म हो जाती, 1.5 साल में तो क्रॉप ही खत्म हो जाती। तो ये प्रश्न अभी किस एग्जाम में आया था? ये प्रश्न आया था AARO के एग्जाम कि पपीता के पौधों को नर्सरी से खेत में लगाने की उपयुक्त उम्र क्या है? 45 से 60 दिन या फिर 1.5 से 2 महीने, पहली बात। ज्यादातर जो सब्जियां होती हैं गाइस, सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल्स। जनरली वेजिटेबल्स जो होती है उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं 4 से 5 सप्ताह की उम्र में। जब वो 4 से 5 वीक के हो गए तब उनको कर दो 1 महीना लगभग। इसमें भी अपवाद कौन सा है? पिछली बार की तरह प्याज। प्याज को हम ट्रांसप्लांट करने में लेते हैं 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, BHU के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि प्याज का पौधा जो है नर्सरी से खेत में लगाने लायक कब हो जाता है? 6 से 8 सप्ताह में हो जाता है। क्या ऐसे प्रश्न कल तुम्हारे टेस्ट में आएंगे तो तुम कराओगे क्या? सवाल। तो पहले तो अपन ऐसे ही करेंगे, ये वाला लिख लेना तुम लोग, प्रीकिंग हम नीचे नोट करके लिख देंगे, इस टेबल ये लिख लेंगे, उसके बाद में नोट करके प्रीकिंग की परिभाषा लिखा दूंगा। अब थोड़ा सा आगे देखो कि पौधरोपण का जो समय है वो कब है। पौधरोपण समय के, पौधों को जनरली फल वृक्ष होते हैं उनको कब हम लोग खेत में लगाते हैं? पौधे लगाने की 2 ऋतु ही तो है मेन में, कौन कौन सी? एक तो है वर्षा ऋतु। भाई अभी कौन सी ऋतु चल रही? जो वर्षा ऋतु जो स्टार्ट होती है वो जून जुलाई में स्टार्ट होती है, अगस्त सितंबर तक भी पौधे लगा सकते हैं। और एक हम लोग जो पौधे लगाते हैं उसका समय है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब आती है? फरवरी मार्च, फेब मार्च। तो ये बसंत ऋतु की बात हो गई। तो अब एक्चुअली जितने भी सदाबहार पौधे होते हैं, सदाबहार, सदाबहार का मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, इनको एवरग्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? So the evergreen plants are transplanted in जून जुलाई। और दूसरा क्या है? इनको पतझड़ी कहते हैं। पतझड़ी की अंग्रेजी तुमने याद रखी होगी, डेसीडुअस। मैंने बताया था ना, डेसीडुअस। तो ये डेसीडुअस प्लांट जितने भी होते हैं उनको कब लगाएंगे? फरवरी मार्च में, अच्छा समय माना जाता है। तो एवरग्रीन प्लांट तो कौन कौन से हैं? हमने पहले पढ़ रखे, देखो, आम, केला, पपीता, चीकू,
सिट्रस, और भी इसके अलावा भी हो सकते हैं, सिट्रस, अमरूद वगैरह ऐसे। तो हल्का फुल्का सा अपने को ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। डेसिडुअस पौधों में हमने क्या पढ़ रखा है बेटा, जैसे कि बेर हो गया, जैसे कि अपने अनार है, आंवला है, अंगूर है, ऐसे आंवला, अंगूर। अब इस बात का यूं जरूरी नहीं है कि भाई इन पौधों को इसी टाइम पर लगाना चाहिए। देखो ये जो टाइम है ये पानी की कमी वाला टाइम, इस समय अगर तुमने पौधे लगाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हालत खराब हो जाएगी। तो अच्छे फूल की व्यवस्था है तो ही हम लोग इन पौधों को इस समय लगाएंगे, बाकी इन पौधों को भी कब लगाएंगे, जून जुलाई में लगाते हैं। कोई फेमस क्वेश्चन नहीं आता, हल्का फुल्का पौधे लगाने की 2 ऋतुएं हैं, ऐसा आपको पता रहना चाहिए। एक्चुअली इन पौधों को इस समय लगाने का कारण है, जितने भी पतझड़ी पौधे होते हैं तो साल में सर्दी का मौसम इनमें जनरली क्या होता है, ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं, ठंड के मौसम में डोरमेंसी में चले जाते हैं, सुसुप्त अवस्था। तो जैसे ये वाली ऋतु आती है फरवरी मार्च में, पौधे वापस फूटना चालू होते हैं, तो उस समय इनका सेट होने का अच्छा टाइम रहता है। ऐसे 2-3 जनरल नॉलेज के पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस। देखो ऐसा है कि तुमने मात्र वृक्ष का नाम सुना कभी, मात्र वृक्ष? तो ऐसा है कि देखिए नर्सरी में जो आपकी नर्सरी होती है उसमें कम से कम 40% मदर प्लांट होने चाहिए। 40% मात्र वृक्ष, मदर प्लांट को क्या कहते हैं? तो इस तरीके से जो है मदर प्लांट या मात्र वृक्ष होने चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है, होने चाहिए मात्र वृक्ष। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे तुमने एक नर्सरी खोली, जैसे तुमने नर्सरी खोल दी कोई, वो नर्सरी है आम की, तुम्हारे पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके से उड़ रहे हैं भाई। आम का मतलब एक आम थोड़ी होता है, कई किस्में होते हैं। तो तुम्हारे पास में 10 बीघा में नर्सरी मान लो। अब तुम्हारे पास में ओरिजिनल पौधे होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास में दशहरी के पौधे भी तैयार करने पड़ सकते हैं, आम्रपाली के करने पड़ सकते हैं, नीलम के करने पड़ सकते हैं, कोई भी किस्म के करने पड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में ओरिजिनल पौधे होने तो चाहिए, नहीं तो हम पौधे किससे तैयार करें। तो जो नर्सरी होती है, माना ये नर्सरी है, तो इसके अंदर लगभग 40% एरिया में किसकी लाइनें लगी रहती है, मदर प्लांट की। तो प्रश्न आ जाए कभी कि कम से कम कितने प्रतिशत मदर प्लांट होंगे, तो 40% होने चाहिए, तभी जाकर के आप जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाओगे, डिमांड आएगी। नर्सरी बहुत अच्छी कमाई का तरीका है। अपने यहाँ पे जितने भी आंवले के पौधे आ रहे हैं, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान में जितने भी आंवले के पौधे कहाँ से आ रहे हैं? चोटी को छोड़ दो। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की में एक जगह है प्रतापगढ़। कोई है उत्तर प्रदेश का? कौन है तुम्हारे में? कोई नहीं? यूपी के बच्चे भी हैं, रघुनाथपुरा बहुत सारे, यूपी के, बिहार के, एमपी के, हरियाणा के, दिल्ली के, ऐसे करके सब जगह के एक आधे बच्चे, सब जगह के। तो तुम्हारा जो रॉयल है अब राजस्थान का नहीं रहा, अब अपना नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल रॉयल इंस्टीट्यूट ऐसे। तो इसमें यूं है, तो वहां एक प्रतापगढ़ जगह में एक जगह है गोंडा, गोंडा। तो वहां बहुत सारी नर्सरी, आंवले आंवला होता वहां, तो पूरे इंडिया में आंवला वहां से जाता है। तो अपने राजस्थान में एक भी आंवले की फेमस नर्सरी नहीं है। हम देखो नर्सरी क्या होती है, नर्सरी में कई चीजें होती है। नर्सरी, ओरिजिनल नर्सरी किसको कहते हैं, जहां खाली वो एक ही क्रॉप हो रही है। अपने यहाँ पे ये सभी दुकानें हैं, अभी जो भी अपन तो बेचने के लिए कर रहे हैं। बाकी नेशनल जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसकी पूरी पूरी टीम आती है और वो पहले पूरी नर्सरी का इंस्पेक्शन करती है, पूरी नर्सरी को देखती है कि हाँ आपके पास में 40% मात्र वृक्ष है, आपके पास में जितने पोली हाउस होने चाहिए उतने हैं, क्या है, कितना एरिया है। फिर उसको सर्टिफिकेट देती कि ये सर्टिफाइड नर्सरी है, एनएचबी के द्वारा सर्टिफाइड है। फिर उसके पौधे जो है मान्य होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम सारे पौधे यहाँ से मंगाते हैं ज्यादातर। वहां से पौधे की रेट निकलती है उस समय 30 रुपए। कितनी? यहाँ आंवले के अच्छे पौधे की रेट है 140 से 170 रुपए एक अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगता है, एक ट्रक भर के आता है वहां से। अब एक ट्रक के अंदर मिट्टी भी आती है नीचे, तो एक ट्रक के अंदर लेयर लेयर ऐसे जमा जमा करके पौधे लाए, तो एक ट्रक का किराया हो जाता है 1,00,000-1.5 लाख रुपए। वहां से पौधे जो यहाँ आते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए। अब वो किराए का पैसा भी तो उसमें जुड़ता है, ऐसे करके महंगा पड़ता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, ठीक है ना। बेटी ऐसी बात है, देखिए नर्सरी से 15%, हमेशा 15% पौधे अधिक खरीदने चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। नर्सरी से हमेशा 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, पौधे खरीदने चाहिए। अर्थात नर्सरी से माना कि आपने 100 पौधे लिए, आपको 100 ही लगाने थे, पता चला कि 10-15 पौधे सूख गए, जो कि हमेशा सूखते हैं। तो 10 से 15% पौधे तो हमेशा सूख जाते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा पौधे होंगे तो आप लोग गैप फिलिंग कर दोगे, नहीं तो कैसे लगाओ ऐसा। तो ये अपने को ध्यान रखना। और हमेशा ये जो पौधरोपण का काम है ये शाम के टाइम पे करना चाहिए। ये लाइन में बोल करके लिखा दूंगा इवनिंग में। तो ये दोनों पॉइंट है, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ो बच्चे लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक शब्द आता है जिसको अपन कहते हैं हार्डनिंग ऑफ। क्या कहते हैं? और एग्जाम के अंदर हार्डनिंग ऑफ से प्रश्न आता है बस। इसकी हिंदी इंपोर्टेंट नहीं है, शाबाश। इसको अपन दशानुकूलन भी कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द ज्यादा फेमस है हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ कहते हैं किसको? मैंने पहले भी बताया था जब टिश्यू कल्चर पढ़ा था। देखो ये कोई भी नर्सरी, इस नर्सरी में हमने पौधों को बहुत प्यार से रखा कि नहीं रखा इतने दिन? अरे नर्सरी में बेटा पौधों को प्यार से रखते कि नहीं रखते हैं? जब अपन इसको इतना प्यार से रखते हैं और एकदम तुम लोग इसको सीधे ले जा करके धूप में लगा देते हो तो दिक्कत आती नहीं आती? तो ऐसा होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि खेत में लगाने के 10 दिन पहले सिंचाई रोक देते हैं और धूप में रखते हैं पौधों को। सिंचाई रोक दी, अब धूप में रखेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम 10 दिन तक गिनते रहो, पौधे मर रहे तो भी तुम पानी नहीं पिला रहे, ऐसा नहीं। फिर सोनू सर ने कहा था कि 10 दिन फिक्स हो तो उसके बाद में पता चला कि 5-6 दिन में पौधे सब सूख गए। वो अपने को देखनी सिचुएशन ये है कि पौधे जस्ट ऐसा मुरझाने लग जाए उस समय पानी पिला देना, ठीक है ना। यूं है कि खेत में लगाने के लगभग 8-10 दिन पहले हम नर्सरी में क्या करते हैं, पानी रोक देते हैं, धूप में रखते हैं पौधों को। इससे क्या होता है कि पौधे थोड़े हार्ड नेचर के हो जाते हैं, खेत में लगाने के बाद में पौधे मरते नहीं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, तो यहाँ नोट करके जो है मैं बोल करके इसकी पूरी परिभाषा लिखा दूंगा। हार्डनिंग ऑफ की सीधी परिभाषा आ सकती है कि पौध प्रतिरोपण के, खेत में लगाने को प्रतिरोपण कहते हैं, पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में सिंचाई बंद कर देते हैं और पौधों को धूप में रखते हैं ताकि इनमें विपरीत परिस्थितियां सहन करने की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है ना। सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं अपन कि पौध को पर्यावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया, इसको क्या कह रहे हैं अपन। ये एक बार आईसीआर के अंदर पहले क्वेश्चन आया था, उसमें हिंदी में दशानुकूलन दिया था, इसलिए मैंने यहाँ दशानुकूलन लिख लिया। बाकी ज्यादातर वहां पे क्या आता है, हार्डनिंग ऑफ आता है। अब थोड़ा सा अपन बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अब है हाईटेक नर्सरी। हाईटेक नर्सरी कि भाई नए जमाने के नर्सरी में क्या क्या चीजें काम में आती। आप लोग पहले तो 2 चीजें ध्यान रखें कि आज की तारीख में मान लो कि ये तो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये है एग्रीकल्चर, और ये दूसरा है हॉर्टिकल्चर। तुम लोग जानते हो? अरे जानते हो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर 2 अलग चीजें हैं। एग्रोनॉमी इसी का एक पार्ट है और हॉर्टिकल्चर भी अलग इसका पार्ट है, लेकिन हॉर्टिकल्चर एक अलग से भी पिछले 15 साल में अलग से नाम है हॉर्टिकल्चर है। बीएससी एग्रोनॉमी नहीं होती, बीएससी एग्रोनॉमी थोड़ी होती है, बीएससी एग्रीकल्चर होती है जिसमें सब सब्जेक्ट आते हैं, और बीएससी हॉर्टिकल्चर होती है। एमएससी एग्रोनॉमी होती है और इधर एमएससी फ्रूट साइंस, एमएससी वेजिटेबल साइंस, एमएससी फ्लोरिकल्चर और एमएससी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग। तो देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी से काफी बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन अपने यहाँ पे अपन जो पढ़ते हैं एग्रोनॉमी को थोड़ा बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर को अपन थोड़ा सा उस हिसाब से पढ़ते हैं सिलेबस के अनुसार। अब आप खेतों में जाओगे, जो भी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी वो सारी की सारी किसकी मिलेगी, हॉर्टिकल्चर। आप किसी को भी घुमाने ले जा रहे हो कहीं तो वे ज्वार के खेत में तो ले जाने सर, तुम कोई फल का बगीचा दिखाओगे, तुम किसी को अच्छी सब्जियों की खेती दिखाओगे, पॉली हाउस दिखाओगे, ड्रिप दिखाओगे, स्प्रिंकलर दिखाओगे, ये सारे का सारा किसका पार्ट। अच्छा, हाईटेक वेजिटेबल कल्टीवेशन दिखाओगे, जो भी नई नई चीजें होती है वो सारी की सारी किसमें होती। और इसमें अभी अभी की स्थिति ये है राजस्थान या भारत में इन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत पुराना करके रखा हुआ है। आप अभी राजस्थान में भी आप कृषि क्षेत्र की बात कर लो, भारत का कृषि विभाग देख लो, 30-30, 40-40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही। हॉर्टिकल्चर में सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही चलती है, ये डिमांड भी है, मार्केट की डिमांड। क्योंकि ड्रिप तुमको लगानी पड़ेगी, पोलियास, मल्चिंग नहीं होती, मल्चिंग, मल्च, लो टनल टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी हॉर्टिकल्चर के ही पार्ट। तो इनके भी अपन वीडियो वगैरह देखेंगे समय आने पर।
तो हाईटेक का मतलब होता है नया जमाने का, नया तरीके से। तो नए जमाने की जो नर्सरी बनाते हैं उसमें एक प्रो ट्रे काम में आती है। तुमने नाम सुना हुआ? प्रो ट्रे को हम लोग को प्लग ट्रे के नाम से भी जानते हैं। किस किसने ये प्रो ट्रे या प्लग ट्रे देखी हुई है? तुमने प्रो ट्रे देखी नहीं देखी? खाली एक सबने देखी हुई, बस तुम जानते नहीं हो कि कहते किसको। कल तो इंटरनेट चला भी नहीं था, आज भी नहीं चलेगा। सब है क्या? बाकी चल रहा था तो मैंने क्या किया? अरे तो मैंने क्या क्या बताओ? फिर बाकी चल रहा था तो मैंने ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं अपन ने थोड़ी करी, अपन ने तो सीधा उसी पे अड़ाया जहाँ पे करते हैं। अरे भाई मैंने कोई किया क्या यहाँ पे? अब इस पे सर्च करके देख लेते हैं अगर आ जाता है। तो ट्रे इन नर्सरी, क्या बात, अपनी तरफ से गड़बड़ हो रही थी। ये नर्सरी, ये तुमने सबने देखी ट्रे, ठीक है। इसको प्रो ट्रे कहते थे। ये प्रो ट्रे, ये अपने यहाँ भी पड़ी हुई थी, नीचे में लाया था पिछली बार एक जगह से चोरी करके, तो वापस जो है हाँ। एक मेला लगा था पिछली बार, एक बहुत बड़ा मेला लगा था यहाँ पे। मुख्यमंत्री आए थे उस प्रोग्राम में, 8 जिलों के किसान आए थे, तो यहाँ बहुत बड़ा मेला था। तो मैं तो, मेरी तो ड्यूटी लग रही थी मेले में डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कोचिंग की तरफ से भी वो प्रियंका मेंबर उधर कार लेकर के वीडियो बना रहे, घूम रहे उधर, बारिश आ रही है, दौड़ रहे थे सब लोग। अरे मैंने कहा रुको, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? अरे रुको रुको, वीडियो बना रहे हैं। फिर वो युवराज जी पड्डा नहीं आया था, 9 करोड़ का पड्डा, उसके वीडियो बना रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, ऐसे कर करा के। तो वो वाला मेला, तो उसमें मेरे मिलने वाले डीलर आगे थे, चित्तौड़ वाले सब। तो मैं वहां से 2-3 लेके आया। मैंने कहा मेरे को दे दो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे साहब ले जाओ आप तो सारे के सारे, तो लास्ट दिन था ऐसे। तो ऐसी लेके तुमको दिखाऊंगा यहाँ। अब इसमें क्या करते हैं, ये छोटी भी आती बड़ी भी आती है। ये साइज जो इसमें चेक देख रहे हो आप लोग, ये छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। 25 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की रेट की अलग अलग आती है। नॉर्मल प्लास्टिक भी आती है, मजे मल्टी मल्टी यूज वाली भी आती है। एक तो सिंगल यूज वाली आती है कि भाई किसान को सीधे सीधे ट्रे पकड़ा दो, तो ट्रे पकड़ा दो तो सस्ती वाली काम में लेते हैं कि नहीं अगले साल वापस काम में आएगी, ऐसे केस में हम लोग जो है परमानेंट अच्छी ट्रे काम में लेते। अब इसमें क्या एक मिश्रण भरते हैं, उस मिश्रण से प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आप लोगों को देखो ध्यान रखना है। तो जो प्रो ट्रे होती है, उस प्रो ट्रे में हम लोग भरते हैं मिश्रण। ये प्रो ट्रे होती क्या है, तो तुम लोग इसमें क्या करोगे प्रो ट्रे में, कि नर्सरी में पौध तैयार करने की ट्रे, पौध तैयार करने की जो ट्रे होती है उसको प्लग ट्रे या प्रो ट्रे कहते हैं। इसमें कौन कौन सा मिश्रण हम लोग भरते हैं? इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से रहती। एक तो रहता है कोकोपीट, कोकोपीट, और एक इसमें रहता है परलाइट जो कि एक प्रकार का खनिज है। बेटा एक चीज इसमें क्या रहती है, वर्मी कुलाइट, समझे? ये 3 चीजें इसमें है। इन तीनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में वो जो प्रोट्रे है उसमें भर देंगे। 3:1:1। तो 3:1:1 में इन तीनों को मिलाना है। कोकोपीट कुछ भी नहीं होता है, नारियल का बुरादा होता है, बस नारियल का बुरादा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोकोपीट इंडस्ट्री, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अपने उदयपुर में भी। उदयपुर में तो इतना माहौल नहीं है, वो लोग बोल भी रहते हैं एक दिन। तो एक्चुअली क्या, मंदिर मंदिर से नारियल इकट्ठा करते हैं। नारियल का मतलब जो उन्होंने यूज करके फेंके हुए नारियल का जो कचरा होता है उसको प्रोसेस करके नारियल का बुरादा निकाल लेते हैं, और उस नारियल के बुरादे को दबा करके कोकोपीट की ईंटें बना लेते हैं, जिनको कहते हैं कोकोपीट ब्रिक, कोकोपीट ब्रिक। तो ये इस तरीके की जो ईंटें आती हैं मार्केट में, ये इस तरीके से ये कोकोपीट की ईंटें आती है मार्केट में। तो जो नारियल का जो बुरादा था, उस बुरादे को मशीन के अंदर दबा करके छोटी छोटी ईंटें बना ली। अब इस ईंट को जब आप पानी में डालते हो, तो इस पानी में डालते हैं तो फूल करके इतने सारा, जैसे 2 किलो की ईंट डाली तो इतना सारा हो जाता है, 10 किलो के आसपास। तो ये कोकोपीट, ये एक बिजनेस है, अपने में से भी कोई भी शुरू कर सकता है, ऐसा अपने को हल्का फुल्का सा ध्यान रखना है। ये नारियल का बुरादा देखो, भिगोने के बाद में इतना सारा हो जाता है, फूल करके अनशंट हो जाता है, समझ गए?
अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें वो जो भी मिनरल थे वो भी इसके अंदर अपन मिक्स करेंगे। जैसे ये परलाइट जो होता है ये व्हाइट ग्रे कलर का होता है, व्हाइट ग्रे कलर का होता है, और ये सिलिकेशियस नेचर का होता है बेटा। सिलिकेशियस का मतलब क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा होती है, हल्का सा ध्यान रखना, सिलिकेशियस, ये एग्जाम में प्रश्न आएगा। वर्मिकुलाइट भी एक प्रकार का खनिज है, परलाइट भी एक प्रकार का खनिज है, ये खनिज नहीं, ये तो नारियल का बुरक है। अब जो वर्मिकुलाइट है, ये वर्मिकुलाइट होता है माइकेशियस नेचर का। माइकेशियस का मतलब होता है अब्रककारी, इसमें अब्रक की मात्रा होती है, अब्रककारी। तुम्हारे में से अब्रक किस किसने देखी हुई, अब्रक, अब्रक देखा तुम, अब्रक कैसा होता है, नहीं देखा? हाँ, अपने यहाँ राजस्थान में खूब होता है, अपने यहाँ पे अब्रक खूब होता है, अपने लगभग लगभग इंडिया का 90% यही होता है। माइका बोलते हैं, माइका, ये तुमने सबने देखा होगा गांव में, वो राखी वगैरह भी बांध, राखी नहीं बांधते पेड़ों के, अरे फसल नहीं आती मक्की के, राखी के त्योहार पर अपन क्या करते हैं, सुबह जाते हैं फिर राखी बांध देते हैं, गुआर के एक बांधते हैं, गेहूं के मक्की जो भी उस मौके पर होती है, गेहूं तो होता नहीं है राखी के टाइम पे, तो राखी तो शायद 1-1.5 महीने बाद में है ही, अरे 1 महीने बाद में राखी है। हाँ, तो वही तो, उल्टी गिनती कौन कौन गिन रहा तुम्हारे, ऐसे नहीं गिनना चाहिए, ठीक है? राखी पे छुट्टी उट्टी नहीं मिलती पहुंचे, किसने बोला? तो ये अब्रक है, ये भिलवाड़ा में बहुत होता है, भिलवाड़ा फेमस है अब्रक के लिए, भिलवाड़ा जिला अब्रक के लिए फेमस। चलो आगे, तो ये होता है माइकेसिस। इसके बारे में 2-3 पॉइंट अपने को और जानने चाहिए, देखो कौन कौन से। देखो बेटा इधर, अब जो भी पॉइंट लिख रहा हूं वो सारे वर्मिकुलाइट के बारे में, तो वर्मिकुलाइट में एक पॉइंट तो माइकेसिस ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट इस वर्मिकुलाइट का पूरा नाम लिख रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट, सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट। ये याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा, एक्चुअली इसकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा रहती है, इसकी जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी रहती है, ये तुम लोग सॉइल में पढ़ते होंगे, धनायन, सही लिखा ना, धनायन विनिमय जो क्षमता होती है इसको कहते हैं केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो ये इसकी जो है अधिक होती, अधिक, तीर का निशान ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अधिक। इसके अलावा इस वर्मिकुलाइट के अंदर मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, ये जो है अभिक्रिया में उदासीन, ये जो है ये अभिक्रिया में उदासीन, आप लोग नीचे लिखना, इसके नीचे, अभिक्रिया में उदासीन का मतलब है इसका पीएच जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है, अम्लीय क्षारीय वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग वर्मिकुलाइट को ज्यादा काम में लेते हैं। तो इन तीनों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाएंगे, 3:1 अनुपात। मिलाने के बाद में आपके पास में जो प्रो ट्रे थी, उस प्रो ट्रे के अंदर जो भी इसके अंदर जो होल बने हुए, छेद बने हुए थे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, उस मिश्रण को मिला देंगे। उस मिश्रण को मिलाने के बाद में हम उसको ऐसे मिला दिया, फिर उसमें बीज लगा, तो बीज लगाने के बाद में पानी मिलाएंगे, पौधा उग जाएगा। अब जब उस पौधे को पकड़ करके अपन ऊंचा यूं लेते हैं तो उसकी जड़ एक भी नहीं टूटती, पौधे के तने को ले तो वो पूरा पूरा मीटर साथ में आता है नीचे से। तो इसीलिए इसको जनरली काम में लेने का कारण भी यह है कि जैसे आपने ये जो पौधा तैयार किया है, ये तो ये पूरी की पूरी जो है, इसको जब आप पकड़ के ऐसे खींचते हो तो जो भी इसमें जड़ें थी वो इसके चारों तरफ लिपटी हुई से निकलती है इस मैटर के। तो आप सीधा के सीधा इसको खेत में लगा लो तो जड़ें टूटेगी नहीं, तो सफलता की रेट ज्यादा है, अंकुरण भी इसमें ज्यादा हो, कोकोपीट के अंदर पानी रोकने की क्षमता भी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और किसी भी प्रकार की ये भी कोई अभिक्रिया न्यूट्रल होता है। तो अब यहाँ से प्रश्न कौन कौन से आए हैं मैं तुमको बता देता हूँ रिपीट करके। पहला क्वेश्चन आ रखा है MPUAT यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में कि हाईटेक नर्सरी में निम्नलिखित में से कौन सा मैटर काम में नहीं आता है। ऑप्शन, कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, वर्मी कंपोस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ रखा है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा माध्यम है जो व्हाइट ग्रे कलर का होता है और सिलिकेशियस प्रकृति का होता है, तो क्या करोगे। तीसरा क्वेश्चन आ रखा है एचसीएफ के एग्जाम में,
उसमें तो पूरी परिभाषा आ रखी है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे उगाने का माध्यम अभ्रककारी होता है, जिसकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है, अभिक्रिया में उदासीन होता है और पोटेशियम मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है। कितनी सारी कर लो। एक सुपरवाइजर में प्रश्न आया था, देखो कई बार क्या कॉमन सेंस की जरूरत भी पड़ती है। आप एक चीज को समझो, जब कभी भी आप लोग, एक शब्द तुमने सुना होगा हाइड्रोपोनिक्स, सुन रखा है ये शब्द। हाइड्रोपोनिक्स शब्द का मतलब होता है बेटा सोइल लेस फार्मिंग। क्या होता है? सोइल लेस फार्मिंग होता है, ये ध्यान रखना। इसमें भी कई लोग गड़बड़ करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अभी हमने जो भी ये मैटर उगा रखा है, ये इसके अंदर मिट्टी थोड़ी है क्या, तो इस प्रोसेस को भी अपन हाइड्रोपोनिक्स से कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है कि मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जनरली अपन समझते क्या है, हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में समझते हैं कि भाई पानी के अंदर पौधे उगाते दिखे। हाइड्रोपोनिक में कई चीजें आती है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे उसमें एक एक सिस्टम जो लगता है हाइड्रोपोनिक्स में, वो ये लगता है, ये जैसे पाइप है कोई भी, इस पाइप के अंदर ऊपर छेद हो रखे हैं इस तरीके से, और इसके अंदर एक नली इधर से आ रही, एक निकल रही, इसमें पोषक तत्व उगा रहा विलियन पूरा का पूरा, और इस पाइप के अंदर पौधे लग रखे हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से। ज्यादातर हाइड्रोपोनिक्स में टमाटर लगता है, या लीफी वेजिटेबल्स लगती है, पत्तेदार सब्जियां। तो पौधे को जैसे 17 पोषक तत्व चाहिए, उन सारे पोषक तत्वों का एक विलियन बन गया, और वो विलियन इस नली से यहाँ पे आ रहा है, और इस नली में जो है एक इससे वापस जो है रीयूज के लिए इधर निकल रहा है खराब होने के बाद में। तो इस तरीके से ये, तो इसको भी अपन हाइड्रोपोनिक ही बोलते हैं। आपने खाली वर्मी कंपोस्ट में उगा दिया तो भी हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी नहीं होनी चाहिए, समझ रहा हो? तो प्रश्न आ जाएगा हाइड्रोपोनिक्स किसको कहते हैं, तो मिट्टी रहित पौधों की खेती को अपन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई पानी में। तो ये एक आजकल एक शब्द चल रहा है एरोपोनिक्स, नाम सुना तुमने? एरोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, पौधे को इधर लटका देते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना करके पौधे की जड़ें हवा में लटकी हुई रहती, और पोषक तत्वों की मिस्ट फॉर्म में, मिस्ट फॉर्म का मतलब फवार लगी रहती है ऊपर से पोषक तत्वों की, तो फवार चलती रहती है, तो पोषक तत्व हवा में रहते हैं, और हवा में ही पौधे की जड़ें लटकी रहती, तो वो ऐसे ग्रहण करती है। इसको एरोपोनिक्स कहते हैं। तो हवा के अंदर एक होता है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स पानी के अंदर, जैसे धान का खेत, धान के खेत के अंदर धान भी हो रहा, पानी भरा, उसमें मछली खेती, मछली भी हो रही है कई तरीके से, तो एक्वाकल्चर भी बोलते हैं। और ऐसे कई तरीके की चीजें होती हैं। तो ये आपको हल्का फुल्का सा ध्यान रखें। क्या तुमको ध्यान रहेगा? बोलो कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट। तो कोकोपिट तो नारियल का बुरादा है, कुछ नहीं, ये व्हाइट ग्रेस सिलिकेसियस नेचर का होगा। वर्मिकुलाइट कैसा होता है? माइकेसियस। इसका पूरा नाम तुमको याद नहीं रखना। क्या याद नहीं रखना? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पहले मैं बोल रहा हूँ देन यू रिपीट। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट। क्या बात कर रहा हूँ? तो ऐसे का क्या तुमको याद रह जाएगा? तो ऐसा हमने ये पढ़ने की कोशिश, कल मैंने तुमको वो हॉट बेड के बारे में बताया था, उसकी साइज कितनी रहती है? 1.8 इंटू 0.9 मीटर। तो ये आप लोग लिखोगे, प्रीकिंग में मैं तुमको लाइन लिखा दूंगा, शुरू करो एक बार लिखना। टेस्ट में आज पढ़ा वो भी आएगा भाई, आज पढ़ा जो तो आएगा ही सिर्फ, नहीं तो 20 क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। 15 अगस्त, लड़का बोल रहा ऑनलाइन में कि 19 अगस्त को मेरा जन्मदिन है।
तुम्हारे में से किस किस का है 19 अगस्त महीने में किस किस का बर्थडे है? ठीक है। राखी 19 तारीख, 19 का तो 23 का। पाकिस्तान का बर्थडे पता कब है? 14 अगस्त। और इंडिया? मेरा भी 14 अगस्त का। पाकिस्तान का और मेरा एक ही दिन आता बर्थडे है। अफगानिस्तान में मौज चल रही है आजकल। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में चली गई, वहां के लोग एक जश्न में डूबे हुए हैं पिछले 5 साल से। पूरा अफगानिस्तान जैसे भारत वाले फाइनल के खुशी में। डन गाइस, प्री किंग में लाइन लिखो, नीचे नोट करके लिखना प्री किंग। प्री किंग में लाइन लिखा रहा हूं, जो प्री किंग लिखा हुआ है एक साइड में, उस प्री किंग को नीचे लिखो नोट करके, उसमें प्री किंग में लाइन लिखा रहा हूं। अरे फोटो इतने रहते कुछ नहीं बनाने और समझाने के लिए बताया था बात। प्री किंग में लिखो। क्या तैयार हो? प्री किंग। युवा पौध को प्री किंग में लिखना है। युवा पौध को नहीं लिख रहे हो क्या अभी? लिखो फटाफट लिखो। तू लिखे ना बेटा, वो उधर वाला लिख, मैटर कब लिखेगा वो है। और ये बैग पे मत लिखा करो, बैग को साइड में रखकर फिर लिखता कि तेरी स्पीड बढ़े। हाँ बेटा। उपयुक्त उम्र लिखा रही ना। हाँ इसमें फल है, तो ये फल लगाने के कितने दिन बाद खेत में लगने वाली है? हाँ वही तो, जैसे एक फसल अपन तैयार कर लेते नर्सरी में, जब 1-1.5 साल के हो जाए तब खेत में लगाओ। और पपीता को कब लगाओ? 1.5 से 2 महीने का हो जाए तब लगाओ। सर ये सब्जियों वगैरह, प्याज वगैरह ये सब आते हैं ना, सब्जी में जैसे 1.5 महीना वगैरह हो गया इसको लगते हैं। हाँ सब्जी में ये 1.5 महीने में, लेकिन प्याज को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। प्याज को 2 महीने चाहिए। हाँ लगभग लगभग 2 महीने। ठीक है, लाइन बोलो, लिखो। युवा पौध को, युवा पौध को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना। युवा पौध को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना। युवा पौध को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना। ट्रांसफरिंग ऑफ यंग सीडलिंग फ्रॉम वन टू अनदर बेड। युवा पौध को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में लगाना। इज इट क्लियर? ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ? 2 बार, इसी साल, पिछले साल। एक तो फर्स्ट ग्रेड में, एक ARO में। हो सकता है कि तुम्हारे भी आ जाए, लेकिन इसकी अंग्रेजी ही ध्यान रखनी, इसकी हिंदी बिल्कुल अटपटी सी आती। किसी किसके छूट गया था? शाबाश। तुम्हारा छूट गया। जुलाई के पहले सप्ते में जेट का रिजल्ट आने की संभावना थी। आज लास्ट दिन है सप्ते का भी, मान लो शनिवार, हालांकि शनिवार की छुट्टी रहती होगी वहां तो, फिर भी क्या पता आ जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कोई रिजल्ट के लिए बच्चे प्रतीक्षा कर करके, किसी का इंतजार कर करके कोई आदमी थक जाता, नहीं थक जाता कई बार? इंतजार करते करते थक गई। गिनते गिनते, वो नहीं कहते राजस्थान में है, गिनते गिनते घिस गई आली आंगली हरी देख, कभी आओ नहीं परदेसी रसीला, है वो नहीं है क्या? तो गिनती गिनती गिनते गिनते घिस गई उंगलियां, लेकिन नहीं आया साजन, नहीं आया साजन।
जल्दी लिखो, टाइम कम। एक लाइन भले ही बोल दूंगा लास्ट में, इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली फटाक से लिख लेना। सी पॉइंट में बोल दूंगा, तुरंत प्रभाव से तुम लिख लेना। अच्छे से लिखा करो। Have you written everybody? चलो आगे बढ़ो। लाइन सी पॉइंट लिखो तुरंत प्रभाव से कि पौधरोपण सामान्यतया, या सीधे लिख दो पौधरोपण शाम के टाइम पे करना चाहिए। पौधरोपण शाम के टाइम पे करना चाहिए ताकि वाष्पोत्सर्जन से पानी का नुकसान कम हो। पौधरोपण शाम के टाइम पे करना चाहिए ताकि वाष्पोत्सर्जन से पानी का नुकसान कम हो। पौधरोपण शाम के टाइम पे करना चाहिए ताकि वाष्पोत्सर्जन से पानी का नुकसान कम हो। पौधरोपण शाम के टाइम पे करना चाहिए ताकि वाष्पोत्सर्जन से पानी का नुकसान कम हो। लिख लिया आप लोगों ने? किसी का छूट गया हो तो हाथ खड़ा कर देना। 3 सेकंड और लिखो। लाइन लिखी हुई नर्सरी में नर्सरी से हमेशा 15% पौधे अधिक खरीदने चाहिए, इसको लिखो। फिर टॉपिक डालना हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ में लाइन बोल रहा हूं जो लिखनी। लाइन बेटा लिखो हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ में मैं लाइन बोल रहा हूं, लिखो। रेडी? बोलो क्या बोलना है इसमें। हाँ लिखो, पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, आराम सबको खुद का लिखना है, इधर उधर नहीं देखना। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, पौध प्रतिरोपण यानी खेत में लगाते हैं उसको पौध प्रतिरोपण कहते हैं। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व, कोष्टक में लिखना 7 से 10 दिन। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में सिंचाई बंद कर दी जाती है। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में सिंचाई बंद कर दी जाती है। वह पौधों को धूप में रखा जाता है। वह पौधों को धूप में रखा जाता है। पौध प्रतिरोपण के कुछ दिन पूर्व नर्सरी में सिंचाई बंद कर दी जाती है। वह पौधों को धूप में रखा जाता है ताकि पौधों में विपरीत परिस्थितियां, ऑब्लिक का मतलब होता है ऊपर से यूं खड़ी, ऑब्लिक का मतलब अथवा, ऑब्लिक, ताकि पौधों में विपरीत परिस्थितियां, ऑब्लिक
बाहरी वातावरण को बाहरी वातावरण को सहन करने की क्षमता बढ़ जाए, ताकि पौधों में विपरीत परिस्थितियां बाहरी वातावरण को सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। रिटर्न गुड। नीचे ब्रैकेट में और लिखो, अगर ये लिख लिया है तो। छूट गया किस किस को चाहिए वापस बोलो। गुड। नीचे लाइन लिखो, इसको सीधा सीधा यूं भी कह सकते हैं, लिखो पौध को या पौधों को, लिखो पौध को पर्यावरण के अनुकूल डालने की क्रिया। पौध को पर्यावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया। पौध को पर्यावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया। ओके गाइस, शाबाश। ये हार्डनिंग ऑफ में समझ गए सब लोग। गुड। अब ये लिखो, बोर्ड पर जो लिखा हुआ ये अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट। लिख लिया था। अब लिखो, ये लिखो हाईटेक नर्सरी में लिखो प्रोट्रे। हाईटेक, हाईटेक नर्सरी का मतलब आज के जमाने की नई नर्सरी, हाईटेक नर्सरी। आज शनिवार है। आज कोई शब्द या कोई चीज नहीं दिखे तो बताना मेरे को, ठीक है बेटा। क्या हुआ? व्हाइट ग्रे सिलिकेशियस, SILICACIOUS, सिलिकेशियस। सिलिकेशियस अब्रककारी। अरे रुको, से कहाँ पे? अब्रककारी। अब्रक, अब्रक, अम्रक नहीं, अब्रक होता है। कोई चीज खुद के समझने के लिए भी होती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली भी कोई चीज होती है। कोई ऐसे नहीं तुम अमृत लिख दो, इसको अमृत होता है, अब्रक होता है रे, फिर अमृत कैसे लिख सकते हो तुम लोग? लिखो बेटा क्विक।
हर ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं। आधे तो तुम लोग कबूतर होगा, इस चित्र को तुम लोग कितना ढंग से बना रहे हो। इसको बनाने की आवश्यकता है नहीं, बस खाली समझने के लिए था कि भाई हाँ ये ऐसे होते। जब फोटो दिखा दिया ना मैंने, फोटो दिखाया तो था, अब इसको तुम क्या कर रहे हो, स्केल से पहले तो वो बना रहे हो उसके बाद में उसको गोलमाल गोलमाल गोलमाल। अरे भैया ऐसा है कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, अब इसको तुम ये भी बना के ये लपेटो के दिखे अब है। मैं इसको एक सेकंड सेव कर लेता हूँ, फिर तुम लोग रिमेनिंग लिख लेना। जीरो सिक्स 060 4 डन। किसी का छूट रहा है अभी, सेव नहीं हुआ। ये भी लिखो ऊपर कोने में, हाइड्रोपोनिक लिख करके आगे लिख लो सॉइल लेस फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स लिख लो, आगे लिख लो सॉइल लेस फार्मिंग। ये पीछे वाली स्लाइड किसी की छूटी तो नहीं? गुड। कल टेस्ट आराम से देके आना। टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना। और कल ये चीज सीखनी है तुम